प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गणित की पाठशाला में। आज हम कक्षा 6 विषय गणित में अध्याय 11 बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि अब तक हमने पिछली कक्षाओं में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की कक्षाओं में संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है और इसके साथ साथ हमने आकारों का भी अध्ययन किया है। हमने संख्याओं और आकारों का अध्ययन किया है। संख्याओं का अध्ययन कैसे? संख्याओं के बारे में सीखा हमने, काउंटिंग की, संख्याओं पर संक्रियाएं की, जैसे दो संख्याओं या दो से ज़्यादा संख्याओं को किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से घटा करते हैं, किस तरह से भाग करते हैं, ये हमने सीखा। और उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया। तो प्यारे बच्चों, संख्याओं को दैनिक जीवन में भी हम अपने अनेक प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम बाजार में से सामान लेने गए और पापा ने हमें 100 रुपये दे दिए, जिसमें से हमने एक 20 रुपये की कॉपी ली, एक 10 रुपये का पेन लिया और 5 रुपये की एक पेंसिल ली। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, आप इसका जो प्रयोग है संख्याओं और संख्याओं पे संक्रियाओं का प्रयोग है आप करेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास 100 रुपये है, आपने 20 रुपये की कॉपी, 10 रुपये का पेन और 5 रुपये की पेंसिल ली है, तो आपके कुल 35 रुपये हो गए। 20 और 10 30 और 5 35, और आपके पास 100 रुपये है। तो दुकानदार को जब आप 100 रुपये का नोट देंगे तो आपको दुकानदार कितने रुपये वापस देगा? तो आप क्या करेंगे, 100 में से 35 माइनस करके और फिर देख लेंगे कि कितने रुपए उसको आपको वापस देने चाहिए। कई बार दुकानदार से गलती हो सकती है कि वो आपको कम पैसे दे दें, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, उसको बताना है कि भी इतने नहीं, हमें तो इतने रुपए वापस मिलने चाहिए थे, यानी कि हमें 65 रुपये वापस मिलने चाहिए थे। और कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार जानबूझ के आपको छोटा बच्चा समझ के ऐसा भी कर सकता है कि वो आपको कम पैसे दे दें, तो भी आपको जो संख्याएं हैं और उन पे क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप उसको बता सकें कि मुझे तो 65 रुपये वापस मिलने चाहिए थे। तो इस तरह से हमने ये सब संख्याओं और संख्याओं का क्रियाओं पे जो संक्रियाएं हैं उनके प्रयोग को अपने दैनिक जीवन में भी सीखा है। तो प्यारे बच्चों, गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं, प्यारे बच्चों, गणित की वो शाखा जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं उसे अंकगणित कहते हैं। गणित की वो शाखा जिसमें हम संख्याओं के बारे में सीखते हैं, संख्याओं के गुणों के बारे में सीखते हैं, संख्याओं पे विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं को सीखते हैं, तो उसे अंकगणित कहते हैं। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम विभिन्न आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन सभी आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनकी 2 या 3 विमाएं हों, तो इस तरह का जब हम अध्ययन गणित की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम ज्यामिति कहते हैं। इंग्लिश में इसको ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इन दोनों शाखाओं की कौन कौन सी, अंकगणित और ज्यामिति, इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है, यानी कि इन दोनों शाखाओं के बारे में ही आपने पढ़ा है। तो अब हम जिस शाखा के बारे में बात कर रहे हैं, गणित की जिस एक महत्वपूर्ण शाखा के बारे में बात कर रहे हैं, वो है बीजगणित, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलजेब्रा। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम बीजगणित, जो गणित की एक बेहद महत्वपूर्ण शाखा है,
जिसको हम इंग्लिश में एल्जेब्रा कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक हो गया, एक नया कॉन्सेप्ट हो गया। तो गणित की इस महत्वपूर्ण शाखा का अध्ययन करने से पहले इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो, उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अलजेब्रा में हम इसकी सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसमें हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी के जो अक्षर, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इन अक्षरों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इन अक्षरों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के नियम बनाने में, सूत्र बनाने में, इनको यानी कि जो हमारी समस्या है उसको व्यापक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अक्षरों को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो अक्षरों के इन प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या की ही बात नहीं करते। तो जब हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम एक संख्या की बात नहीं करते, वहाँ पे हम कोई भी संख्या ले लें तो सबके लिए वो सही होती है। तो इस प्रकार से हम बीजगणित में नियम या सूत्र बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरी बात यह है, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बीजगणित है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि ये जो अक्षर हैं, इनका हम अज्ञात राशियों के स्थान पर किस तरह से प्रयोग करें और किस तरह से इन अज्ञात राशियों में चरों के मान रख के हम इसको हल करें। इन अज्ञात राशियों को निर्धारित करने की विधियों को सीखकर हम पहेलियां और दैनिक जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने के अनेक प्रभावशाली साधन विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो अज्ञात राशि है, इनका प्रयोग करके हम बहुत सारी पहेलियां बना सकते हैं। हम पहेलियों में कहते हैं ना कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसको ऐसा करने से ऐसा प्राप्त होता है, यानी कि वो एक अज्ञात राशि के बारे में बात कर रहा है। तो इससे हमें क्या कर सकते हैं? पजल बना सकते हैं, पहेलियां बना सकते हैं और दैनिक जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं को भी और उनके हल विकसित कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों, जो हम बीजगणित में देखेंगे कि ये अक्षर संख्याओं पर के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हम अक्षरों का प्रयोग करेंगे, जैसे हम L का प्रयोग कर लें, M का प्रयोग कर लें या X, Y, Z का प्रयोग कर लें। तो इस तरह से हम ये जो अक्षर हैं, इनके स्थान पर हम अंकों का प्रयोग भी कर सकते हैं और फिर इन पे विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं, जोड़, घटा, गुणा, भाग भी लगा सकते हैं। तो ये एक और इसकी एक महत्वपूर्ण बात है। इससे हम बीजीय व्यंजकों, जो कि आप आगे पढ़ोगे, तथा उनके गुणों के अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? जो बीजीय व्यंजक है उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके जो अध्ययन है उसकी ओर अग्रसर होंगे, उनके जो गुण हैं उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो बीजगणित है, तो बीजगणित में हम मुख्य तौर पे क्या है हमारे पास, इसमें हम जो अक्षरों का प्रयोग करते हैं और उन अक्षरों में विभिन्न प्रकार के मान रख के हल करते हैं। तो इस तरह से हम नियम या सूत्र बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीजगणित हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बीजगणित का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं और पजल बनाने में करते हैं। तो बीजगणित को हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रोचक और उपयोगी पाएंगे। यह समस्याओं के हल करने के लिए बहुत उपयोगी है। इससे विभिन्न प्रकार के सूत्र और नियम बनते हैं। तो हम इसको आसान से उदाहरणों की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि प्यारे बच्चों, जैसे
माचिस की तीलियाँ, माचिस सबके घर में होती है और माचिस की तीलियाँ भी सबने प्यारे बच्चों देखी हैं कि माचिस की तीलियों से बने प्रतिरूप। अब प्यारे बच्चों आप दो माचिस की तीलियों से एल बनाते हैं, तो एल बनाने के लिए हमें कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत होगी? दो माचिस की तीलियों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे जब हम एक एल बनाएंगे तो उसके लिए हमें दो माचिस की तीलियाँ चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार के अगर हमें दो एल बनाने पड़ जाए तो इसके लिए हमें चार माचिस की तीलियों की जरूरत होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें तीन एल बनाने पड़ जाए तो इसके लिए छः माचिस की तीलियों की जरूरत होगी। और यह सिलसिला इसी तरह से आगे जारी रहेगा। तो यहाँ ये चलता रहेगा सिलसिला। तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि पहली बार में हमें कितनी माचिस की तीलियों की, एक एल बनाने के लिए हमें कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ी? दो एल बनाने के लिए हमने कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ी? चार। तीन एल बनाने के लिए हमें कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ी? छः। ठीक इसी तरह से अगर हमें चार एल बनाने पड़ जाए तो कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ेगी? 8। अगर हमें 10 एल बनाने पड़ जाएं, जैसे यहाँ पे 3 एल बने हुए हैं, तो अगर हमें 10 एल बनाने पड़ जाएं तो हमें कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि एक एल बनाने के लिए दो माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ती है। तो 10 एल बनाने के लिए हमें 2 गुना में 10 या 10 गुना में 2 यानी कि 20 माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इतने एल बनाने के लिए हमें इतनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने सारणी बनाई तो एक माचिस की तीली के लिए एक जो माचिस की तीली है एक एल बनाने के लिए कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ी? यहाँ एक एल बनाना है तो हमें इसके लिए कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ी? 2। और अगर हमें 2 एल बनाने हैं तो कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ी? 4। अगर हमें 3 एल बनाने हैं तो कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ी? 6। अगर हमें 4 एल बनाने हैं तो 8। इसी तरह से 5 एल बनाने हैं तो 10, 6 एल बनाने हैं तो 12, 7 एल बनाने हैं तो 14, 8 एल बनाने हैं तो 16। तो इस तरह से हम आगे भी निकाल सकते हैं। मान लो हमें 25 एल बनाने हैं, तो आप बताओ बच्चे, आप अपने दिमाग में सोचिए कि 25 एल बनाने के लिए हमें कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत होगी? 25 दूनी 50, 50 माचिस की तीलियों की जरूरत होगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, बीजगणित में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, एक पैटर्न विकसित कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या कर लिया कि एल बनाने के लिए माचिस की तीलियों की जो आवश्यकता है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक माचिस की तीलियों से एक एल बनाने के लिए दो माचिस की तीलियों की जरूरत होती है। तो जितने एल बनाने हैं उसको 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना में एल की संख्या। एल की संख्या का मतलब है जितने हमें एल बनाने हैं। एल की संख्या का हमारे पास क्या मतलब है कि जितने हमें एल बनाने हैं। तो अगर हमें 5 एल बनाने हैं तो ये 2 गुना में 5 10 हो जाएगा। अगर हमें 20 एल बनाने हैं तो 2 गुना में 20 ये 40 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने एक पैटर्न बना लिया। अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास माचिस की तीली से एक एल बनाया, तो हमने क्या किया, बीजगणित में हम क्या करते हैं, जो समस्या है उसका उसके अंदर एक पैटर्न ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमने समस्या को देखा, फिर उसका एक पैटर्न ढूंढा और उससे हमने एक सारणी बना ली। और सारणी बनाने के बाद हमने उसको एक नियम बना दिया कि ये ऐसे हो रहा है कि ये जो एल बनाने के लिए कितनी तीलियों की जरूरत पड़ रही है, वो तो सिर्फ हमें ये करना है कि 2 से गुना कर देना है जितने एल बनाने हैं। तो जितने एल बनाने हैं उसकी 2 से गुना कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितनी तीलियों की हमें आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे कि अगर इसका सार करें, इसको कंक्लूड करें कि क्या हमने सीखा, तो हम देखते हैं कि हमें जो समस्या दी हुई है, सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें एक पैटर्न ढूंढा। पैटर्न ढूंढ के हमने एक नियम बनाया। तो अब यहाँ पे सुविधा के लिए एल की संख्या, एल मतलब जितने एल बनाए हैं, अभी थोड़ा सा बड़ा होगा ना, एल की संख्या 2 गुना में एल की संख्या, तो इसको छोटा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एल की संख्या
के स्थान पर संख्या के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n लिख लिया हमने कि भाई l की संख्या यानी कि जितने l बनाने हैं उसकी संख्या के स्थान पर हमने क्या लिख लिया, n लिख लिया, स्मॉल n लिख लिया। तो यहाँ पे n क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। n क्या है हमारे पास, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। तो आप देखेंगे कि n का मान क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो l की संख्या की जगह पे हम n लिख देंगे। तो हमारा जो नियम है वो क्या बन जाएगा, 2 गुना में n। इसको हम 2n भी कह देते हैं। 2n का मतलब 2 गुना में n होता है। तो आवश्यक तीलियों की संख्या आ जाएगा 2 गुना में n। तो हमने क्या किया, बीजगणित में प्यारे बच्चों हम यही काम करते हैं कि जब हम जो पैटर्न है उससे एक नियम बना लेते हैं और उस नियम में हम क्या करते हैं, अक्षरों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, l की संख्या के स्थान पर n लिख लिया। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का पैटर्न हो सकता है। जैसे पहली बार में आपने एक बॉल रखी, दूसरी बार में 2 बॉल, नहीं पहली बार में 2 बॉल, चलो ऐसे ही कर लेते हैं कि पहली बार में 2 बॉल, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 6, इस तरह से आप रखते गए। तो n बॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैटर्न क्या बन जाएगा, 2 गुना में बॉल की संख्या। तो बॉल की संख्या को हम n मान लेंगे। तो इस तरह से हम पैटर्न बनाते रहेंगे और उससे फिर नियम बनाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों अब आपका होमवर्क की बारी। आपका होमवर्क ये है कि जैसे हमने माचिस की तीलियों से एल बनाया है, जैसे हमने माचिस की तीलियों से एल बनाया है और फिर उसकी सारणी बनाई और फिर उस पैटर्न को समझ के नियम बनाया, उसको समझ के हमने नियम बनाया। तो आपने भी क्या करना है, अब की बार माचिस की तीलियों से सी बनाना है। 1 सी, 2 सी, 3 सी, इस तरह से बनाओगे आप, 4 सी, और फिर देखोगे कि इससे एक फिर सारणी बनानी है और सारणी बनाने के बाद फिर एक नियम बनाना है। तो जैसे हमने अपने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे नियम बनाया ना, यहाँ पे हमारा नियम बन गया 2 गुना में n, हमारा ये नियम बन गया 2 गुना में n। तो आपको पहले सारणी बनानी है और फिर ये नियम बनाना है। तो आप ये काम करेंगे किसके लिए, पहले सी के लिए सारणी बनाएंगे, 1 सी के लिए, 2 सी के लिए, 3 सी, इस तरह से, और फिर नियम बनाएंगे। ठीक इसी तरह से ये काम माचिस की तीलियों की सहायता से एफ के लिए भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हुआ आज का लेक्चर। इसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम बीजगणित को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। बीजगणित का जो प्रयोग है किस तरह से किया जा सकता है और बीजगणित किस तरह से समस्याओं के समाधान में हेल्प करता है और किस तरह से बीजगणित में किसी समस्या के पैटर्न को देख के एक नियम बना के और उससे फिर हम सूत्र का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।